नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दो ऐसे शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं जो आजकल हर जगह सुनाई देते हैं। नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता बिल्कुल और गैसलाइटिंग। बिल्कुल। इंटरनेट मीम्स से लेके दोस्तों की बातों तक हर जगह ऐसा लगता है हर कोई किसी न किसी को नार्सिसिस्ट या गैसलाइटर बुला रहा है। सही बात है। लेकिन क्या हम इन शब्दों का सही मतलब समझते हैं या ये बस नए जमाने के तकिया कलाम बन गए हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास आज साइकोलॉजी टुडे के कुछ बेहतरीन लेख हैं। गैसलाइटिंग पर एक एकेडमिक रिसर्च पेपर है और भारत के कुछ जाने माने मानसिक स्वास्थ्य संगठनों की जानकारी भी है। हाँ, हमारा मकसद है कि आज हम इन शब्दों की सतही समझ से आगे बढ़कर इनकी जड़ों तक पहुंचे। ये समझना कि ये व्यवहार असल में दिखते कैसे हैं और इनसे किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए गैसलाइटिंग शब्द की कहानी ही बहुत दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, ये कोई साइकोलॉजी की डिक्शनरी से नहीं आया। इसका जन्म हुआ है थिएटर और सिनेमा से। थिएटर से? हाँ, 1938 का एक नाटक था गैसलाइट। और फिर 1944 में इंग्रिड बर्गमन की एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी। हाँ, और उस फिल्म की कहानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। कहानी में एक पति अपनी पत्नी की जायदाद हड़पने के लिए उसे धीरे धीरे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो पागल हो रही है। हाँ, वो घर की गैस से जलने वाली लाइटों को हर रात थोड़ा धीमा कर देता है, जानबूझकर। और जब पत्नी कहती है कि देखो रोशनी कम हो रही है, तो पति बड़े ही शांत भाव से कहता है, नहीं तो सब कुछ तो वैसा ही है, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और बस यही गैसलाइटिंग का सार है। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये किसी की हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर देना है। सही। बार बार ऐसा करने से पत्नी खुद की समझ पर, अपनी याददाश्त पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि सच वो नहीं जो वो देख रही है, बल्कि सच वो है जो उसका पति बता रहा है। बिल्कुल। यहीं से इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को इसका नाम मिला। तो चलिए इसी बुनियाद पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ठीक से परिभाषित करते हैं। नार्सिसिज्म और गैसलाइटिंग आखिर हैं क्या, और क्या ये एक ही चीज हैं? देखिए, ये अक्सर साथ साथ चलते हैं लेकिन है अलग अलग। ओके। मनोवैज्ञानिक स्टीफन जॉनसन के हिसाब से नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने असली जो उसका कमजोर स्व है, उसे एक भव्य आत्मकेंद्रित झूठे व्यक्तित्व के पर्दे के पीछे छिपा लेता है। उन्हें लगातार दूसरों से तारीफ चाहिए होती है, मान्यता चाहिए होती है, जैसे एक भूखे इंसान को खाना। और गैसलाइटिंग? वो क्या है? गैसलाइटिंग एक प्रक्रिया है, एक हथियार है, कह सकते हैं। अच्छा। ये लगातार किए जाने वाले मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका है, जिसका मकसद होता है पीड़ित को इतना भ्रमित कर देना कि वो खुद पर ही शक करने लगे, अपनी यादों पर, अपनी भावनाओं पर। हाँ, अपनी मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाने लगे। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोतों के हिसाब से इन दोनों के पीछे जो मंशा है, हाँ, उसमें एक बुनियादी फर्क है। हाँ, सबसे बड़ा फर्क वही है। एक नार्सिसिस्ट क्या चाहता है और एक गैसलाइटर असल में क्या चाहता है? देखिए, एक नार्सिसिस्ट की दुनिया का केंद्र वो खुद है। उसे तारीफ चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजा चाहिए, ताकि उसका वो बनाया हुआ महान होने का भ्रम बना रहे। वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो बेहतर दिख सके। ओके। और गैसलाइटर? वहीं एक गैसलाइटर का मुख्य लक्ष्य होता है शक्ति और नियंत्रण। वो चाहता है कि पीड़ित की दुनिया का केंद्र वो बन जाए। वो चाहता है कि पीड़ित उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, अपनी हकीकत के लिए भी। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उसकी पूजा करें। बिल्कुल। जबकि गैसलाइटर चाहता है कि आप उसके गुलाम बन जाएं। हाँ, उसे पूजा से मतलब नहीं है, उसे पूरा नियंत्रण चाहिए। बिल्कुल सही। एक नार्सिसिस्ट शायद आपको छोड़ देगा अगर आप उसकी तारीफ करना बंद कर दें, क्योंकि आप उसके किसी काम के नहीं रहे। लेकिन एक गैसलाइटर आपको और कसकर पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मकसद ही आपको कंट्रोल करना है। तो जब इरादे इतने अलग हैं, तो इनके व्यवहार में कुछ समानताएं भी होंगी। हाँ, जो हमें कंफ्यूज करती हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में ऐसे 6 प्रमुख लक्षणों का जिक्र है जो दोनों में पाए जाते हैं। हाँ, और ये लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। अच्छा। पहले 2 है लगातार झूठ बोलना और अपनी गलतियों को कभी स्वीकार न करना। ओके, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, नार्सिसिस्ट अपनी छवि बचाने के लिए झूठ बोलता है और गैसलाइटर आपकी हकीकत को तोड़ने के लिए।
और जब आप उन्हें उनके झूठ पर पकड़ते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। मतलब अगर सबूत भी दिखा दें, तब भी नहीं, और बहुत आक्रामक तरीके से मुकरेंगे। एक नार्सिसिस्ट शायद गुस्सा करेगा या टॉपिक बदल देगा, लेकिन एक गैसलाइटर उस स्थिति को ही आप पर पलट देगा। वो कहेगा तुम हमेशा पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो, या तुम्हें तो हर चीज में खोट निकालने की आदत है। उनका मंत्र होता है, सबसे अच्छा बचाव आक्रमण है। बिल्कुल, वो आपको इतना थका देंगे कि आप ही सोचने लगेंगे शायद मुझे ही गलत याद है। और ये सीधे तौर पर अगले 2 लक्षणों से जुड़ता है। एक झूठी आदर्श छवि बनाना और नियमों को तोड़ना। हाँ, वो बाहर से बहुत आकर्षक और सफल दिखना चाहते हैं। एकदम। नार्सिसिस्ट एक ट्रॉफी कॉम्प्लेक्स बनाता है। सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा घर, सबसे सफल पार्टनर, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है। और गैसलाइटर? गैसलाइटर रिश्तों के अंदर खुद को अल्फा के तौर पर स्थापित करता है, और दोनों को ही नियम तोड़ने में एक अजीब सा मजा आता है। जैसे? चाहे वो ट्रैफिक की लाइन तोड़ना हो या किसी से किया हुआ वादा तोड़ना। उन्हें लगता है कि नियम आम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये उन्हें एक तरह से श्रेष्ठ महसूस कराता है। हाँ, स्पेशल। और आखिरी 2 लक्षण तो मतलब सीधे सीधे साइकोलॉजिकल हमले जैसे लगते हैं। भावनात्मक अमान्यता और हेरफेर। ये उनके सबसे धारदार हथियार हैं। भावनात्मक अमान्यता का मतलब है आपकी भावनाओं को गलत ठहराना। अगर आप उनके व्यवहार से दुखी हैं तो वो कहेंगे तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, या तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। मतलब आपकी प्रतिक्रिया ही गलत है, उनका व्यवहार नहीं है। बिल्कुल। और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन तो उनका मूल स्वभाव है। नार्सिसिस्ट आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, और गैसलाइटर सच को इतना तोड़ता मरोड़ता है कि आप धीरे धीरे अपनी सोचने की क्षमता ही खो देते हैं। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इसके अलग अलग प्रकारों का भी जिक्र है। हाँ, एक स्रोत 3 मुख्य प्रकार बताता है जो बहुत दिलचस्प हैं। पहला है ग्लैमर गैसलाइटर। ग्लैमर? हाँ, ये वो है जो शुरुआत में आप पर तारीफों और तोहफों की बारिश कर देगा। इसे लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। अच्छा। वो आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएगा ताकि आप इमोशनली उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। और फिर जब आप पूरी तरह उसके प्रभाव में होते हैं तब वो नियंत्रण करना शुरू करता है। दूसरा प्रकार तो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल होगा। हाँ, वो है अच्छा व्यक्ति गैसलाइटर। अच्छा व्यक्ति? ये व्यक्ति बहुत मददगार और आकर्षक होने का दिखावा करता है। वो कहेगा मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कह रहा हूँ। चिंता के लिबास में आलोचना। बिल्कुल। ये बहुत घातक है क्योंकि आप उसके इरादों पर सवाल उठाने से हिचकिचाते हैं। आपको लगता है कि शायद वो सही है और आप ही गलत समझ रहे हैं। और तीसरा, वो तो सीधा हमला करता होगा। हाँ, तीसरा है धमकाने वाला गैसलाइटर। ये खुले तौर पर आपका मजाक उड़ाता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है। और जब आप इसका विरोध करते हैं तो वो तुरंत पलट कर कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मजाक भी नहीं समझते क्या? और इस तरह वो आपको ही गलत साबित कर देता है। हाँ, और खुद साफ बच निकलता है। वाह, ये तो एक बहुत सोची समझी रणनीति लगती है ही। हमारे एक रिसर्च पेपर में इसके पीछे के मनोविज्ञान का भी जिक्र है जिसे कंफ्यूजन ब्रेक कहा गया है। ये क्या है? ये बहुत आकर्षक है। कंफ्यूजन ब्रेक एक ऐसी तकनीक है जहां गैसलाइटर जानबूझकर कोई बहुत ही अजीब, अतार्किक, चौंकाने वाली बात कहता है। हाँ, जिसका उस बातचीत से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल, ये आपके दिमाग के सामान्य सोचने के तरीके को एक झटके में तोड़ देता है। आप भ्रमित हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं इसने ऐसा क्यों कहा। अच्छा। और ठीक उसी पल जब आपका दिमाग उस भ्रम को सुलझाने में लगा होता है, आपकी मानसिक सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। बस उसी मौके का फायदा उठाकर गैसलाइटर अपनी झूठी कहानी आपके दिमाग में डाल देता है। तो ये एक मानसिक जादू की तरह है, आपका ध्यान भटकाओ और फिर अपनी चाल चल दो। एक तरह से हाँ। और ये सिर्फ पति पत्नी या रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, गैसलाइटिंग हर जगह हो सकती है। जैसे कि दफ्तर में? हाँ, कार्यस्थल पर यह बहुत आम है। सोचिए, आपका बॉस आपको एक काम के लिए अस्पष्ट निर्देश देता है। जब काम बिगड़ जाता है तो वो पूरी टीम के सामने कहता है मैंने तो तुम्हें साफ साफ समझाया था, लगता है तुम्हारी सुनने की क्षमता कमजोर है। जबकि आप जानते हैं कि उसने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, लेकिन सबके सामने आप खुद पर शक करने लगते हैं, या कोई सहकर्मी आपके बेहतरीन आइडिया का श्रेय खुद ले ले और आपको यकीन दिलाए कि ये तो उसका ही आइडिया था। और स्रोतों में मेडिकल गैसलाइटिंग का भी जिक्र है, जो सुनकर ही बहुत डरावना लगता है। ये बेहद गंभीर और खतरनाक है। क्या होता है इसमें?
मेडिकल गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई डॉक्टर मरीज के लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेता और ये कहकर खारिज कर देता है कि ये सब आपके दिमाग में है या ये सिर्फ तनाव की वजह से है, थोड़ा आराम करो। अरे बाप रे। और शोध बताते हैं कि ऐसा महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समूहों के साथ ज्यादा होता है। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, मान लिया जाता है, जिससे सही इलाज में देरी होती है और जान का खतरा भी हो सकता है। और आज के डिजिटल युग में तो इसका एक नया मैदान ही तैयार हो गया है। हाँ, डिजिटल और सोशल मीडिया गैसलाइटिंग एक बिल्कुल नया मोर्चा है। इसमें शैडो बैनिंग जैसी चीजें शामिल हैं। शैडो बैनिंग इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी पोस्ट को चुपके से दूसरों को दिखाना कम कर देता है, लेकिन आपको बताता नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि शायद आपकी सामग्री अच्छी नहीं है, या लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, जबकि असल में आपको अदृश्य किया जा रहा है। और ट्रोल फार्म्स का क्या? वो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बॉट्स और ट्रोल फार्म्स मिलकर एक झूठी कहानी को हजारों बार दोहराते हैं। जब आप हर तरफ एक ही झूठ को सच की तरह पढ़ते हैं तो एक समय के बाद आप अपनी राय पर ही शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूं। ये तो सामूहिक गैसलाइटिंग है। बिल्कुल। तो इसका किसी व्यक्ति पर कुल मिलाकर असर क्या होता है? कोई कैसे पहचाने कि उसके साथ ये सब हो रहा है? क्या संकेत हैं? इसके प्रभाव बहुत गहरे और धीरे धीरे असर करने वाले होते हैं। पहला संकेत है कि आप लगातार खुद पर शक करने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों के लिए भी माफी मांगते हैं, तब भी जब आपकी कोई गलती नहीं होती। हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहना। हाँ, हमेशा भ्रमित और बेचैन रहते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं क्योंकि आपको बार बार यही बताया गया है। और लंबे समय में ये किस चीज में बदल सकता है? लंबे समय में ये इंसान की आत्मा को खत्म कर देता है। मतलब उसे महसूस होने लगता है कि वो मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। ये क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी यानी CPTSD का कारण बन सकता है, जो लगातार इमोशनल ट्रॉमा झेलने से होता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे आपके अंदर का दिशा सूचक यंत्र ही टूट गया हो। आपको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या। तो अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि वो इस जाल में फंस रहा है, तो वो क्या कर सकता है? इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है दूरी बनाना और सीमाएं तय करना। दूरी बनाना? हाँ, गैसलाइटर से बहस करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो तथ्यों पर नहीं, आपको भ्रमित करने पर ध्यान देता है। तो बहस में उलझने के बजाय बातचीत से हट जाना बेहतर है। और जो खुद पर शक हो रहा है उसका क्या करें? उसके लिए दूसरा कदम बहुत जरूरी है, सबूत इकट्ठा करना। सबूत? घटनाओं की एक निजी डायरी रखना, अपमानजनक मैसेज के स्क्रीनशॉट लेना या ईमेल को सहेजना। ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए, ताकि जब शक हो तो आप देख सके कि सच क्या था। बिल्कुल, वो डायरी आपकी हकीकत का आईना बन सकती है। और बाहरी मदद, किसी और से बात करना, ये बेहद जरूरी है। किसी भरोसेमंद दोस्त, रिश्तेदार या थेरेपिस्ट से बात करना जो स्थिति को बाहर से बिना किसी पक्षपात के देख सके। वो आपको वो सच्चाई दिखा सकता है जिसे गैसलाइटर ने धुंधला कर दिया है। पेशेवर मदद जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT इसमें बहुत कारगर हो सकती है। भारत में मदद के लिए क्या कोई विशेष संसाधन उपलब्ध है? हाँ, और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। टिस द्वारा स्थापित iCall एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हेल्पलाइन है। iCall सरकार की राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। ओके। और सामाजिक न्याय मंत्रालय की किरण हेल्पलाइन है 1800599019, जो 13 भाषाओं में 24/7 सहायता प्रदान करती है। मदद मौजूद है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने परिभाषाएं समझी, लक्षण देखें और ये भी देखा कि ये कैसे हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ कर सकता है। निष्कर्ष यही है कि गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ या धोखा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्वायत्ता पर, उसकी अपनी हकीकत की भावना पर एक सोचा समझा आक्रमण है। इसका लक्ष्य पीड़ित के आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म करके उसे हेरफेर करने वाले पर निर्भर बनाना है, ताकि वो उसकी दुनिया को नियंत्रित कर सके। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। एक अंतिम और शायद सबसे जरूरी विचार ये है कि इस अनुभव से उभरने का मतलब सिर्फ उस बुरे रिश्ते या माहौल से बाहर निकलना नहीं है। अच्छा।
असली लक्ष्य, जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ऑन्टोलॉजिकल सुरक्षा को फिर से हासिल करना है। ऑन्टोलॉजिकल सुरक्षा, ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, इसका मतलब है अपने होने पर, अपने अस्तित्व पर विश्वास को फिर से पाना, अपनी यादों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने अनुभवों पर अपने मौलिक विश्वास को फिर से स्थापित करना। ये सिर्फ बेहतर महसूस करने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये अपने यथार्थ की भावना को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। ये उस भरोसे को फिर से बनाने के बारे में है कि जो आप महसूस करते हैं, जो आप याद करते हैं और जो आप जानते हैं, वो सच है और आपकी हकीकत पर आपका हक है, किसी और का नहीं।